हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सेट 7 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सेट है 2024 आईबी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 822 आईबी वाले सेट को जितने भी फ्रेंड्स 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि फ्रेंड्स आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकें। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो यहाँ पर इसके पहले की जितने भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें तीसरे में ये दिया गया और इसका अथवा दिया गया, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आपको बताएँगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जब तक फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएँगे से मतलब पढ़ने का मतलब तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन को पढ़कर समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ये आपको ध्यान देना होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है एक ठोस बेलन के आकार का है। एक ठोस है जो कि बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई कितना है? 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और आगे कह रहा है ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठोस का आयतन भी बताना है और ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है? ये 3 है। तो आपको भी ऐसे एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं। तो ये कुछ बेलन हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको भी फिगर बनाना है। ये यहाँ पर इस पर 2 अर्धगोला लगा है, तो यहाँ पर ये 2 अर्धगोला हम बना लेते हैं। ये कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर ये यहाँ पर ये बेलन है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है? 19 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है? 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया गया 19 सेंटीमीटर। और कह रहा है जो ये अर्धगोला है इसकी यहाँ पर त्रिज्या कितना है? यहाँ से त्रिज्या देखेंगे तो इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से ये इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 3.5 है। यानी कि अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल ऊंचाई दिया गया 19 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना चाहें, केवल बेलन की ऊंचाई, तो वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 19 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ये हो गया। तो यहाँ पर जो भी दिया गया इसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ठोस की संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है। ठोस की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 19 सेंटीमीटर। ये हो गया। इतना यहाँ पर ये दिया गया है और आपसे ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ठोस का आयतन, ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर ये इतना हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये इतना हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सॉल्यूशन और यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार, ताकि यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हमें सबको नोट ना करना पड़े। यहाँ पर ये इतना आपने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई,
बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 माइनस 2 इंटू 3.5। मतलब कि अगर कुल मिलाकर देखें तो 19 माइनस 7 इक्वल टू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो त्रिज्या दिया गया है ना, ये अर्धगोले की भी त्रिज्या है इसी में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसी में तो है ना अर्धगोला। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। तो यहाँ पर ये इतना 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन ठोस का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पर दोनों अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये हो गया। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको थोड़ा कैलकुलेशन आप इजी करना चाहते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एच बचेगा प्लस यहाँ पर ये 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आर बचा। अब इसी में वैल्यू को आपको रख देना है। तो चलिए वैल्यू को यहीं पर रखते हैं। तो पाई के स्थान पर 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पर 3.5 है। तो इसे 2 बार लिखना है, मतलब हम 35/10 इंटू 35/10, मतलब पॉइंट को हटाए हैं तो यहाँ पर 10 लगा दिए। ठीक है ना। तो एच कितना है 12 प्लस 4/3 इंटू 35/10। क्या अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 × 35, 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 × 35, ये इतना कैंसिल हो गया। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 11 बार जाएगा। तो 11 × 77 बाटे में क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 × 35, 2 दूनी 4, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस, अब देखिए 7 दूनी 14/3, ये हो गया। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ये समझ लीजिए। मान लेते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया, आप सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन की स्पीड ही नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे आप इतना सॉल्व कर लिए तो एक बार आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स 6 नंबर का क्वेश्चन है, मिस्टेक हो जाएगा तो हमें 2 या 3 नंबर मिलेगा बस। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा, मतलब एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 14/3, ये हो गया। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे 3 और इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 × 35 का 5 हासिल आया 3, 5 × 35 3 38, ये हो गया। यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3 दूना 6, ये इतना हो गया। तो चलिए इससे हम भाग करते हैं। तो 6 × 36 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 5 मतलब 25 हो जाएगा, 6 चौको 24, ये हो गया। 1 0 6 6 पॉइंट लगाएंगे तो 4 बचा, तो पॉइंट लगा दिए हैं तो 40 हो गया। तो 6 × 36, ये हो गया। क्या निकाल रहे थे, आयतन, तो यहाँ पर cm³ लिखना है। तो एक आंसर यहाँ पर ये आपका आ चुका है 641.6 cm³। देखिए फ्रेंड्स आपका आंसर आ चुका है। तो आपको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर देना है, ये हो गया। यहाँ पर आंसर लिखना है। अब कह रहा है यहाँ पर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 मिनट, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 πr h होता है
प्लस यहाँ पर दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि गोला हो जाएगा, दोनों अर्धगोले को मिलाएंगे तो यहाँ पर 4πr² ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 2πr, तो यहाँ पर हम 2πr को कॉमन ले सकते हैं तो h प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, πr कॉमन हो गया तो एक r यहाँ पर बचेगा, ये हो गया। इसी में वैल्यू को रख दीजिए तो लिखेंगे 2 गुणे 22/7 इंटू 35/10, एच कितना आया है 12 प्लस 2 इंटू आर कितना है 35/10, ये हो गया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो 7 बचे 35, 5 दूनी 10, इससे ये कैंसिल तो बचा कितना 22। अब यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 12 7 कितना होगा 19, ये हो गया। तो 19 दूना 38 का 8 हासिल आया 3, 19 दूना 38, 3 41 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे cm², कितना आया है 418 cm², यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। देखिए हम इसमें अथवा भी सॉल्व कर दिए हैं। देखिए मतलब यहाँ पर ये सेकंड में था तो ठीक है, मतलब पहले में ही सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए अथवा जो दिया गया है, अगर आपने पहला सॉल्व कर लिया तो अथवा आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन हमें बताना है तो इसलिए यहाँ पर हम अथवा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा अथवा। जैसे मान लेते हैं पहला आपको नहीं आया, तीसरे का पहला, और आप अथवा सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिख देना है वहाँ पर कि अथवा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया गया एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ये दिया गया है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पर आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इतना स्पेस रहे तो आपको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शंकु दिया गया है, यहाँ पर ये ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया जो कि 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर जो भी दिया गया इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। और यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है, कितना दिया गया 90 पाई दिया गया है, ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ पर ये इतना त्रिज्या हो जाएगा, ये पूरा हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आधार का व्यास, आधार का व्यास, मतलब अगर कहें तो डी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिया गया है इसी के हेल्प से हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये क्यों दिया गया है, इसी इसका कुछ न कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स काम होगा, तभी ये दिया गया होगा, मतलब कुछ न कुछ तो यूज होगा ना, तभी ये दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी की हेल्प से हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो दिया गया है उसी का फार्मूला भी हम लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिख लेना एक बार सॉल्यूशन, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। कितना दिया गया है 90 पाई दिया गया है, ठीक है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे πr/l प्लस πr² होता है, यही होता है। इक्वल टू कितना दिया गया है 90 पाई, ये हो गया। πr को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा l प्लस r इक्वल टू यहाँ पर 90 पाई। इतना ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ से पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, इतना समझ में। यल दिया गया है तो आप कहेंगे दिया गया है तिर्यक ऊंचाई हमारे पास, तो यहाँ पर हम यल की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे r
13 प्लस आर इक्वल टू यहाँ पर 90। अब हमें आर यहाँ पर ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको इससे गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा प्लस यहाँ पर ये इधर तो आर स्क्वायर, इसको इस साइड लेकर आइए तो -90 इक्वल टू 0। थोड़ा अगर आप सही से लिखना चाहें तो प्लस 13 -90 इक्वल टू यहाँ पर 0। देखिए अब इसको आप यहाँ पर क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 18 पंचे 90, मतलब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको हम गुणा करें तो 90, जोड़े घटाएं तो यहाँ पर 13, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो सीढ़ीधराचार्य का आप यहाँ पर फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मतलब कि यहाँ पर फैक्टर करने में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तब, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 18R माइनस 5R -90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आर यहाँ पर है प्लस 18, यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस 18, ये हो गया। यहाँ -5 हो जाएगा इक्वल टू 0, आर -5 आर प्लस 18, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर 0। तो आर इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा -18। तो यहाँ पर देखिए एक को ही हमें यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर हम 5 को लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का व्यास, d इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, मतलब त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू आर कितना है 5 इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको लिख देना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर -18 को क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस में आया है कि, और यहाँ पर त्रिज्या क्या है, ये एक दूरी है, तो दूरी फ्रेंड्स ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर 18 को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं -18 को छोड़ने पर, यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर ये आपका आंसर भी आ चुका है। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स अगर आपको दो में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, आप चाहे जिसमें आपको सही लगे उसको आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पात का अवनमन कोण 45 है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सही से पढ़िए और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये एक भवन है, इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है इसके शिखर से यहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो यहाँ पर हम 60 बना लेंगे, ये हो गया। अब कह रहा है ये शिखर हो गया, इसका पाद बिंदु ये है, तो यहाँ पर कह रहा है इसका अवनमन कोण, मतलब ये कोण यहाँ पर बन रहा होगा, अवनमन कहे या उन्नयन कहे वैसे भी दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पर ये 45 बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया। यहाँ हमें इसको ज्ञात करना है, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इसको हम एच मान लेते हैं, ये हो गया। तो चलिए नेम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी, यहाँ से ये सी, ये टी, और यहाँ पे इसको हम ई दे देते हैं। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम यहाँ पर ए लिखें तो आप भी लिखिए। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये इस टाइप से आपको यहाँ पर फिगर बनाना है। उन्नयन कह रहा था तो यहाँ बनेगा, अवनमन कह रहा है तो यहाँ बनेगा, लेकिन जितना ये उतना ये भी होगा, तो यहाँ पर इतना ये 45 है यहाँ पर, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कौन सा त्रिभुज लेना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये इतना भी 7 सेंटीमीटर होगा, जितना यहाँ से ये सी ई होगा उतना यहाँ पर ये ए बी भी होगा, ये तो आप जानते हैं। तो जो भी दिया गया है उसको यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए चित्रानुसार, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई सी में या सी ई डी में एंगल सी ई डी कितना है 60 अंश, ये हो गया। एंगल ए बी ई कितना है यहाँ पर 45 अंश, ये हो गया, ये दिया गया है। और यहाँ पर ए ई इक्वल टू यहाँ पर कितना है 7 मीटर, ये हो गया। ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ज्ञात करना है
ये हो गया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी इक्वल टू यहाँ पर एच, टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई। ये हो गया, इतना हमने लिख लिया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र बनाए हैं फ्रेंड्स, इसी को देखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर ए बी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है बस। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू लंब बटे में आधार, मतलब कि ए बी इक्वल टू ए कितना है 7 बटे में ए बी कितना है, यही तो नहीं ज्ञात है। ये हो गया tan 45 का मान 1 होता है और 7 बटे में ए बी हो जाएगा। इधर आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू यहाँ पर 7 मीटर, कहने मतलब यहाँ पर ए बी जो है ये 7 मीटर आ गया है। अब यहाँ पर ए बी क्यों ज्ञात किए हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर ए बी ज्ञात हो चुका है तो इसका मतलब सी भी ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए सी बराबर ए बी, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे ए, ये जो है ए ई बराबर बी सी, ये हो गया। जहाँ पर इसका यूज होगा हम यूज कर लेंगे, यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। ये इतना हो गया। अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर ये वाला, ये इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, सब समकोण त्रिभुज हैं तो त्रिभुज सी डी ई में। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू, आप यहाँ पर tan ही क्यों ले रहे हैं, साइन और कॉस नहीं ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन और कॉस में हमें क्या मिलेगा, कर्ण मिलता है। तो यहाँ पर कर्ण का कोई यूज ही नहीं है, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। tan से हमारा ये और ये इतना ज्ञात हो जाएगा, तो उसी का यूज जो हमें यूज करना होता है वही लिखते हैं। ऐसा नहीं है जब साइन का यूज करना होगा तो साइन का करेंगे। वैसे भी फ्रेंड्स ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ये tan से ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा कन्फर्म नहीं है कि मतलब tan से ही होगा। लेकिन ज़्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे या तो इसको ज्ञात करने के लिए कहेगा या तो इससे, तो ये tan से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो tan 60, तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर लंब सी डी होगा बटे में, लंब बटे में आधार मतलब कि सी ई, ये हो गया। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी ही तो नहीं ज्ञात है। और यहाँ पर अगर हम आपसे कहें सी ई कितना है तो आप कहेंगे सी ए बी के बराबर है, जो कि आप यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, मतलब कि 7। तो लिखेंगे सी डी इक्वल टू, इधर गुणा हो जाएगा तो 7√3 मीटर, ये हो गया। सी डी यहाँ पर ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई एच इक्वल टू, अगर यहाँ पर एच हम ज्ञात करना चाहें तो अगर हम आपसे कहें यहाँ पर बी सी प्लस अगर हम सी डी को ज्ञात कर लें तो हमें एच मिल जाएगा। तो बी सी हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर बी सी अगर हमारे पास ए ही है तो बी सी भी हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए बी सी कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर बी सी ए ई के बराबर है, जो कि ए ई यहाँ पर कितना है 7 है। तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस सी डी कितना है, तो सी डी यहाँ पर 7√3 है, तो 7√3 ये हो गया। तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो लिखेंगे एच इक्वल टू 7 को कॉमन लेते हैं तो 1 + √3 ये हो जाएगा। या आपको अगर आंसर ही मैच करना है तो आंसर में हो सकता है कुछ इस टाइप से दिया गया हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। अगर ये आंसर आप लिख रहे हैं सही है तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है, इसका अथवा में क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चौथे का अथवा देख लेते हैं। इसमें दिया गया, कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। अगर आप फिगर सही बना लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, क्वेश्चन को आप समझने का ट्राई करिएगा, नहीं तो रटे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 4 है।
लेकिन 4 का क्या है, अथवा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये, ठीक है ना। इस टाइप से आपको लिखना है। अब चलिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। कह रहा है यहाँ पर सूर्य है, तो चलिए सूर्य है, तो यहीं पर मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप से, मतलब कहीं पर सूर्य होगा, उससे यहाँ पर ये कोई, यहाँ पर ये। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर मत लिखिए। हम आपको ये भी बता दिए कि एक्स प्लस है, यहाँ पर ये इसका है, मतलब पूरा है, यहाँ पर ये जो लंबाई दिया गया है ये पूरा है, एक्स प्लस है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर एंगल ए डी बी इक्वल टू यहाँ पर थीटा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना है, और यहाँ पर लिखेंगे बी सी इक्वल टू यहाँ पर यक्स, ये हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बी डी इक्वल टू यहाँ पर यक्स प्लस ए है, ये हो गया। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए बी इक्वल टू यहाँ पर एच, इसको मान लेते हैं ये इतना, ये हो गया। एच क्या है, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई, लंबाई या ऊंचाई, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ए सी बी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब यच अपान यक्स, ये हो जाएगा। अगर देखें तो यच इक्वल टू यक्स tan फाई, इतना ही होगा। यहाँ पर यह समीकरण एक आपका बन गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, मतलब यहाँ पर ये वाला त्रिभुज पूरा त्रिभुज लिए हैं ए बी डी, तो लिखेंगे tan थीटा, फाई और थीटा में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देना है, नहीं तो सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू यच अपान क्या हो जाएगा, यक्स प्लस ए, ये हो गया इक्वल टू। अगर थोड़ा सा और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यच इक्वल टू यक्स प्लस ए, और यहाँ पर tan थीटा, ये हो गया। ये आपका समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए यच यहाँ पर इसके बराबर है, यच यहाँ पर इसके बराबर ये दिया गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको समीकरण 1 मत मानिए, यहाँ से हम यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यच अपान क्या हो जाएगा, tan फाई, tan फाई हो गया ना। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, देखिए अगर उससे भी करते तब भी सॉल्व हो जाता, थोड़ा लेंथी पड़ता है। क्या होता है कि एच यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, एच के स्थान पर इसको रख देते, तो एक्स की वैल्यू आती, उसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा रखना होता, इसलिए यहाँ पर पहले से इसका मान यहाँ पर ये इतना निकाल लिए हैं। अब चलिए इसको आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एच में रखेंगे तो एच इक्वल टू कितना है, एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ पर एच अपॉन tan फाई, और यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा, ये इतना हो गया, और यहाँ पर tan थीटा, ये हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब इसको आप और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो एच है, एच की ही तो वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको इधर यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बटे में tan फाई हो जाएगा, इधर ये गुणा हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर ए tan थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एच इक्वल टू, यहाँ पर इसको आप पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये जो इधर है इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, एच से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एच माइनस एच tan थीटा अपॉन tan फाई इक्वल टू यहाँ पर ए tan थीटा, ये इतना आ गया। एच यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एच कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan फाई इक्वल टू ए tan थीटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर tan फाई माइनस tan थीटा
कुल मिलाकर इतना कुछ इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, इधर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, क्योंकि हमें एच की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan फाई, ये हो गया। अब देखिए ए tan थीटा, अब देखिए आ गया है, अब आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये गुणे में है, एच इक्वल टू ये इधर ये गुणा हो जाएगा, तो ए tan थीटा और यहाँ पर tan फाई ये हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे tan फाई माइनस tan थीटा। ये एच का मान यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर है, आपको इस टाइप से यहाँ पर लिखना है। ये हो गया। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे कहीं पर कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, एक भी स्टेप को यहाँ पर हम मिस नहीं किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है। मतलब आपके पास दो संख्याएं ऐसी हैं कि अगर उन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। और उनके व्युत्क्रमों का योग यहाँ पर 8/15 दिया गया है। कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना पहली संख्या यक्स, है तथा दूसरी संख्या वाई है, संख्या वाई है। ये हो गया। जब आपने इसको मान लिया है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है आगे, केवल इतना लिख देना है प्रश्नानुसार। ये हो गया, प्रश्नानुसार आपने लिख दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है, कह रहा है 8 है। ये हो गया, समीकरण 1 बन गया, ठीक है ना। और आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसके व्युत्क्रम, मतलब कि यक्स अपान 1 लिखा है तो 1 अपान यक्स, वाई अपान 1 लिखा है तो प्लस 1 अपान वाई। ये कुछ इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका अगर व्युत्क्रम कर कर अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कह रहा है इसका योग 8/15 हो जाता है। तो ये दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक यहाँ पर ये आपको इस टाइप से मिल गया, एक यहाँ पर ये, इसको थोड़ा-सा हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको हम समीकरण 1 नहीं मान रहे हैं, इसको थोड़ा-सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। अब चलिए यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यक्स प्लस वाई और यक्स वाई दिया गया है। क्या आप यक्स प्लस वाई का मान जानते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान 8 है, बटे में यक्स वाई इक्वल टू 8 बटे में यहाँ पर 15। ये हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 15 इक्वल टू यक्स वाई, ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले जो हम यहाँ पर नोट किए थे, देख लेते हैं उसको। यहाँ पर यक्स का मान कितना है, 8 माइनस वाई है। तो यक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 इक्वल टू यक्स के स्थान पर 8 माइनस वाई, और यहाँ पर वाई। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये इधर गुणा हो जाएगा। एक मिनट, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8y हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8y इक्वल टू यहाँ पर कितना है, ये 15 दिया गया है। ये हो गया, कुछ इस टाइप से दिया गया है। यहाँ पर इसको माइनस हटाना है तो वाई स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 8y, और यहाँ पर ये माइनस होगा, इस साइड आएगा तो ये प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 15 इक्वल टू 0। ये इतना आ गया है, केवल पक्षांतर किए हैं बस, माइनस से यहाँ हटाने के लिए सब में माइनस से गुणा कर दिए हैं। तो माइनस से इसमें करें तो ये प्लस, माइनस से किए हैं तो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, पक्षांतर किए हैं तो ये प्लस में आ गया है बस। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर, 3×5 = 15, मतलब -5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y कॉमन लेंगे तो y-5, और यहाँ पर y-5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -3 है। अब यहाँ पर y-3 और यहाँ पर y-5 इक्वल टू 0। ये हो गया। तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है, 3, 5, ये आ गया। तो y का मान कितना है, 3 या तो 5। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अतः
यक्स इक्वल टू, अतः यहाँ पर देखिए y का मान अगर आप 3 रखेंगे तो यहाँ पर आपको किस में रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से अब देखिए फ्रेंड्स, जो समीकरण 1 था आपका क्या था यहाँ पर, तो हम यक्स की वैल्यू फाइंड किए थे, तो यहीं पर लिखे हैं, 1 मिनट, यहाँ पर 8 माइनस वाई था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये हो गया। वाई के स्थान पर अगर हम 3 रखते हैं तो यक्स 5 आएगा, वाई के स्थान पर अगर हम 5 रखेंगे तो यक्स का मान 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल टू 3,5। तो आपको बस कुछ भी नहीं लिखना है, लिखना है अतः वह संख्या होगी, अतः वह संख्या 3,5 है, ये हो गया। बस आपको ऐसे ही इसमें सॉल्व करना है, मतलब कि यक्स वाई का मान 3 रखेंगे तो यक्स 5 आएगा, वाई का मान 5 रखेंगे तो यक्स का मान 3 आएगा, मतलब कुल मिलाकर वह दो संख्या कौन सी है, 3 और 5 है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 क्रमागत। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रमागत लिखा है इसका मतलब कुछ है तभी ये दिया गया है, तो यहाँ पर क्रमागत का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 क्रमागत मतलब कि जैसे 16 लिखे हैं तो यहाँ पर क्रम से 17 आएगा, ना कि यहाँ पर 18 हम लिखेंगे। तो ये अगर ये डिफरेंस यहाँ पर देखिए यक्स अगर हम 16, क्योंकि हमें संख्या तो ज्ञात नहीं है, ये 16 है, इसमें हम कितना ऐड किए हैं तो हमें 17 मिला है, तो आप कहेंगे 1 ऐड किए हैं तो यहाँ पर +1 कर देंगे, मतलब पहली संख्या को यक्स मान लेते हैं और दूसरी संख्या को यहाँ पर यक्स +1 मान लेते हैं और इसका वर्ग करके इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 365 आएगा। तो चलिए वही आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का यहाँ पर कौन सा है, ये अथवा है, तो यहाँ पर अथवा लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना है, यक्स है, तथा द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, यक्स +1 है, ये हो गया, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कह रहा है इसके वर्गों का योग, मतलब अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, इसका भी वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों का वर्ग कर दिए हैं, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 के बराबर है, यही तो कह रहा है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, यही तो दिया गया है ना। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे x² + 1 + 2x इक्वल टू 365, ये हो जाएगा 2x² + 2x + 1 माइनस 365 इक्वल टू यहाँ पर 0। तो लिखेंगे 2x² + 2x, इसे माइनस करेंगे तो -364 इक्वल टू 0। देखिए क्या इसमें 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेकर इसको 75 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर x² + x माइनस 2 से भाग करेंगे तो 18, 182 और ये 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनको हम गुणा करें तो 182 आए और जोड़े घटाएं तो यहाँ पर प्लस में 1 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, 13 और 14 है, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो लिखेंगे x² + 14x माइनस 13x, ये हो गया। बड़ी संख्या को प्लस में रखना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये भी ध्यान देना है, -182 इक्वल टू 0। देखिए आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं, 14 तिक 42 का 2 हासिल आया 4, और यहाँ पर 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14 और 4 18, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से यहाँ पर गुणनखंड करना नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सीधेचार विधि से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों से एक ही आपका आंसर आने वाला है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तो क्वेश्चन को छोड़ कर आना है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। इससे आपके डायरेक्ट फ्रेंड्स
1% बनेगा आपका। मतलब कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे उससे फ्रेंड्स आपके सीधे 1% बनता है। अगर इस टाइप से अगर आप सब में अगर 3 क्वेश्चन अगर आप 6 नंबर के सॉल्व करते हैं तो 3% आपका बन जाता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, अगर आप छोड़ते जाएँगे क्वेश्चन को तो ऐसे ही आपका परसेंट भी कम होता जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है। अब ये इतना आ चुका है तो लिखेंगे यक्स प्लस 14। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया है, तो यहाँ पर आप जितना भी है इसको हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें उतना ही लिखना होता है तो लिख देंगे। यहाँ पर -13 है तो -13 को यहाँ पर लिख दीजिए। ये हो गया इक्वल टू 0, तो लिखेंगे यक्स -13 और यहाँ पर यक्स प्लस 14, ये हो गया इक्वल टू 0। यक्स बराबर कितना आया, 13 आया है और यहाँ पर -14 आया है। धनात्मक पूर्णांक लेना है तो -14 को छोड़ने पर यहाँ पर अब देखिए यक्स बराबर कितना है, 13, ये हो गया। अब यहाँ पर क्रमागत कहा है तो पहला कितना आया है, 13 आया है। दूसरा कितना होगा तो यहाँ पर यक्स प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 13 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 14, ये आ गया। तो यहाँ पर ये 13 और 14 ये आपके फाइनल आंसर है। बस आपको सॉल्व करना है और आंसर यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, ये इस टाइप से ऐसे। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कितना छोटा क्वेश्चन है। केवल आपको अगर देखें तो गुणनखंड ही इसमें करना था बस, और कुछ भी इसमें नहीं करना था। यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर हम बता ही दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में सॉल्व करना था, जो नहीं भी सॉल्व करना था उसको भी हम आपको बता दिए हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन हम आपको बताएं जिसमें से 3 ही को सॉल्व करना होता है। मतलब 2-2 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 1 को ही तो सॉल्व करना होता है। तो उन सभी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।